नमस्कार मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, दोस्तों और अभिभावकों। माई सेल्फ एम आर चौधरी, उत्थान एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं अधिशोषण के अनुप्रयोग। क्या पढ़ने वाले हैं? अधिशोषण के अनुप्रयोग। ध्यान दें मित्रों, आज हम अधिशोषण के अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। अधिशोषण, एडसॉर्प्शन के अनुप्रयोग। इम्पोर्टेंस, महत्व। अधिशोषण की प्रक्रिया का हम दैनिक जीवन में या व्यवहारिक जीवन में, इंडस्ट्रियल लाइफ में, हमारे देश के और खुद के डेवलपमेंट में किस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला अनुप्रयोग हमारा है गैस मास्क में। इको फ्रेंडली बनाने के लिए आज मैंने ग्रीन कलर सेलेक्ट किया है। गैस मास्क में मित्रों, ये कोरोना आया उसके बाद मास्क क्या है, इसका अर्थ और इसका महत्व सभी लोग जानने लग गए। पहले इस पाठ को पढ़ाते समय मास्क समझाना थोड़ा जटिल था। खैर, आप जानते मास्क क्या है। अब समझना ये है हमारा कि जो लोग कोयले की खदानों में, माइंस में या खानों में काम करते हैं, किन में काम करते हैं? कोयले की कोल खदानों में। उन कर्मचारियों, श्रमिकों, वो जो गहराई में खुदाई का काम करते हैं, कोयले की खुदाई के दौरान खान में से कई बार जहरीली गैसें, फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड और मेथेन जैसी हाइड्रोकार्बनिक गैसें भी निकलती है। इन गैसों के निकलने से श्वसन क्रिया के दौरान हमारे श्वसन तंत्र में जाती है, तो यह हमारे श्वसन प्रक्रिया को दुष्प्रभावित करती है। यह विषैला प्रभाव उत्पन्न करती है। इस विषैले प्रभाव से बचने के लिए खदान के श्रमिक और कर्मचारी अपने मुख के आगे गैस मास्क लगाते हैं। ये मास्क सामान्य कपड़े वाला मास्क नहीं होता मित्रों। इस मास्क में श्वसन प्रक्रिया में ली जाने वाली गैस सक्रिय चारकोल के ऊपर से गुजरती है। क्या बोल रहा हूं मैं? सक्रिय चारकोल। सक्रिय चारकोल की एक खासियत है कि यह अपने ऊपर से प्रवाहित होने वाली इस कार्बन मोनोऑक्साइड जो जहरीली है और ये जो मेथेन जो जहरीली है, इसे अधिशोषित कर लेती है। परिणाम स्वरूप ये हानिकारक गैसें खदान श्रमिकों या कार्मिकों के श्वसन तंत्र में जाती नहीं और वे इसके विषैले प्रभाव से बच जाते हैं। तो गैस मास्क में सक्रिय चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है हानिकारक या जहरीली गैसों के अधिशोषण में। यह अधिशोषण का पहला अनुप्रयोग या एप्लीकेशन। दूसरा, उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। निर्वात का अर्थ है मित्रों वायु रहित वातावरण। उच्च निर्वात उत्पन्न करने में हम सामान्य तौर पर निर्वात उत्पन्न करने के लिए निर्वात पंप का इस्तेमाल करते हैं। हम सामान्य तौर पर निर्वात उत्पन्न करने में निर्वात पंप या सक्शन पंप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जहां उच्च निर्वात की आवश्यकता होती है, यानी लेस मात्र भी वायु, नमी या कोई गैस न रहे, इस प्रकार का हाई क्वालिटी का निर्वात वातावरण उत्पन्न करना है, तो वहां पर हम अधिशोषकों का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? अधिशोषकों का। और वो अधिशोषक कौन होता है जो हमें उच्च निर्वात उत्पन्न करने में मदद करता है? वो होता है सक्रियत, एक्टिवेटेड चारकोल या सक्रिय चारकोल। मित्रों, बात समझ में आ गई? सामान्य निर्वात उत्पन्न करने में निर्वात पंप का उपयोग करते हैं, लेकिन लेश मात्र भी नमी या वायु या कोई गैस नहीं रहे, ऐसा निर्वात पैदा करना है जिसको हाई या उच्च निर्वात कहते हैं, वो सक्रिय चारकोल के सहायता से उत्पन्न किया जाता है। सक्रिय चारकोल लेश मात्र यानी बहुत कम नमी या वायु है, गैस है, उसको अपनी सतह पर अधिशोषित करके वायु रहित वातावरण जहां वायु की एग्जेस्ट गैस की उपस्थिति 0 कर देता है। तीसरा, अगला बिंदु हमारा अधिशोषण के अनुप्रयोग का,
वो इस प्रकार से आर्द्रता या नमी को नियंत्रित करने में, हटाने में। तीसरा है आर्द्रता के नियंत्रण में, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता के नियंत्रण में। सरल शब्दों में मैं कहूं तो नमी हटाने में, नमी हटाने में। कुछ वस्तुएं, उपकरण ऐसे होते हैं जो नमी से दुष्प्रभावित होते हैं, नमी की वजह से खराब हो जाते हैं या सड़ जाते हैं, या उनकी कार्यशीलता प्रभावित होती है, कार्यशीलता घट जाती है। ऐसे उपकरणों को या वस्तुओं को नमी रहित रखा जाना जरूरी होता है, और इसके लिए जिस अधिशोषक का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है सिलिका जेल। वो कौन होता है? सिलिका जेल। मित्रों ध्यान देना, सिलिका जेल का उपयोग आर्द्रता हटाने में, नमी हटाने में करते हैं। मित्रों ध्यान देना, कई बार आपने कुछ वस्तुएं खरीदी होगी, बोटल्स वगैरह या शूज वगैरह खरीदते हैं, या अन्य चमड़े की वस्तुएं खरीदते हैं, तो उनमें एक छोटा सा पाउच होता है, उसमें कुछ दानेदार वस्तु भरी रहती है, वो सिलिका जेल है। वो क्या है? आप उसको पढ़िएगा, देखिएगा। वो सिलिका जेल है, उसका कार्य उस शूज में, जूते में, चमड़े की वस्तु में, या वैज्ञानिक उपकरण में, या अन्य अन्य किसी भी वस्तु में जिसमें वो डाला हुआ है, वो नमी को सोख लेता है ताकि उस नमी का दुष्प्रभाव उस उपकरण पर, उस वस्तु पर, या लेदर पर, या जूते पर नहीं पड़े। अगला अनुप्रयोग हमारा, ये रेड कलर हो गया, वापस करते हैं इको फ्रेंडली। अगला हमारा अनुप्रयोग है विलयन से रंगीन पदार्थों को हटाने में। विलयन, मित्रों विलयन फ्रूट जूस हो सकता है। विलयन के या विलयन से रंगीन पदार्थ, या रंगीन पदार्थ का अर्थ अशुद्धियां ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? इम्प्यूरिटीज। मित्रों मेरा कहने का मकसद यहां ये है कि जब तेल का शुद्धिकरण करना हो, वनस्पति तेल का, या फिर फलों का रस है, उसको भी अशुद्धि रहित करना हो, या गंदा रंग अंदर से हटाना हो, या अन्य रंगीन वस्तु में से मटमैले रंग को हटाने के लिए, उसको पारदर्शी और आकर्षक बनाने के लिए रंगीन पदार्थों को, अशुद्धियों को हटाना जरूरी होता है। और ऐसा करने के लिए अधिशोषक का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? अधिशोषक का। उसके लिए सामान्यतः जांतव चारकोल, इसका जांतव चारकोल का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं मित्रों? ये बात ध्यान देने की है। अशुद्धियों को हटाने में हम जांतव चारकोल यानी अस्थि चारकोल का इस्तेमाल करते हैं। अस्थि चारकोल कैसे बनाते हैं मित्रों? हड्डियों को जलाकर वायु रहित व्यवस्था में, निर्वातित अवस्था में उसे जलाते हैं। जलाने से जो कोयला बनता है उसे जांतव चारकोल कहते हैं या अस्थि चारकोल कहते हैं। उसमें अधिशोषण की उच्च क्षमता होती है। वो रंगीन पदार्थों को या अधिशोषियों को अपने ऊपर अधिशोषित कर लेते हैं और हटा देते हैं। सामान्यतः जब वनस्पति तेल बनाया जाता है तो उसमें जो रंगीन पदार्थ है, या शर्करा के निर्माण में शीरे में जो रंगीन पदार्थ, मटमैले गंदले पदार्थ होते हैं, उन अशुद्धियों को हटाने के लिए जांतव चारकोल का उपयोग करते हैं। और इसके लिए शर्करा के मटमैले गंदे विलयन को जांतव चारकोल के ऊपर से प्रवाहित करते हैं, तो हमें बदले में या गुजरने के बाद श्वेत रंग के रंगहीन शर्करा विलयन प्राप्त होता है, जिसके क्रिस्टलीकरण से हम सफेद चमचमाती शक्कर या खांड बना लेते हैं। अगला हमारा है अनुप्रयोग नंबर 5, विषमांगी उत्प्रेरण में। विषमांगी उत्प्रेरण में मित्रों, विषमांगी उत्प्रेरण का अभिप्राय ये है, हम कोई अभिक्रिया करवाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये करवाता हूं, एक रिएक्शन है, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में क्रिया करके अमोनिया का निर्माण करती है, आप लोग जानते हैं। या अमोनिया भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैसियस स्टेट में है, नाइट्रोजन भी गैस है। इस प्रक्रिया के दौरान हम एक उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं जो आयरन चूर्ण या लोहा का पाउडर होता है। ये जो Fe है, ये मैंने ये लिखा सॉलिड स्टेट में है, और अभिकारक गैसीय है, उत्पाद भी गैसीय है।
इस प्रकार के उत्प्रेरण को विसमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। तो विसमांगी उत्प्रेरण की सभी घटनाओं में, जैसे ये वाली विधि है तो इसका नाम है हेबर प्रक्रम, अमोनिया निर्माण की हेबर विधि या हेबर प्रक्रम। इसमें भी आयरन का इस्तेमाल करते हैं उत्प्रेरक के रूप में। आयरन उत्प्रेरक यहाँ ठोस उत्प्रेरक यहाँ अधिशोषक का कार्य करता है। इसी तरह से H2SO4 निर्माण की सीसा कक्ष विधि या संपर्क विधि में भी हम उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं और वह हम लेते हैं प्लेटिनम सॉलिड स्टेट में, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की क्रिया से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने के लिए। ठीक है मित्रों। इसी तरह से जब हम नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं ऑस्टवाल्ड प्रक्रम द्वारा, इसके द्वारा ऑस्टवाल्ड प्रोसेस द्वारा नाइट्रिक अम्ल HNO3 का उत्पादन करते हैं, तब भी हम वहां प्लेटिनम या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड सॉलिड का इस्तेमाल अधिशोषक उत्प्रेरक के रूप में करते हैं। और सबसे सरल इंपोर्टेंट बात यह है कि जब हम वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते हैं, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते हैं, तो वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करने के लिए हम निकल उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं। निकल ठोस उत्प्रेरक है, अधिशोषक के रूप में कार्य करता है। तो ये हमारा मतलब हुआ विषमांगी उत्प्रेरण में अधिशोषकों के रूप में इस्तेमाल होता है, भिन्न भिन्न ठोस धातुओं का या धातु ऑक्साइडों का। ठीक है मित्रों। तो ये 5 अनुप्रयोग हुए। नंबर 1 गैस मास्क में सक्रिय चारकोल, उच्च निर्वात उत्पन्न करने में सक्रिय चारकोल, आर्द्रता के नियंत्रण या नमी हटाने में सिलिका जेल, विलयन के रंगीन पदार्थ या अशुद्धियों को हटाने में जांतव चारकोल, और विषमांगी उत्प्रेरण के रूप में धातुएं ठोस अवस्था में या उनके ऑक्साइड या अन्य पदार्थ काम में लिए जाते हैं। मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा अगला छठा अनुप्रयोग है अक्रिय गैसों के पृथक्करण में। किसमें मित्रों? अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें कौन सी होती है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। यानी हम उसको याद कर सकते हैं, हीना, नेहा और करीना जीती रही। वर्ग 18 वाली गैसें, शून्य वर्ग वाली गैसें अक्रिय गैसें होती है और इनको पृथक करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि इनके क्वथनांक में, इनके भौतिक और रासायनिक गुणों में बहुत कम अंतर होता है। इनके अंतर होता है अलग अलग तापमान पर अधिशोषण की क्षमता में। इसमें भिन्न भिन्न तापमान पर अक्रिय गैसों के अधिशोषण की सामर्थ्य, क्षमता या टेंडेंसी भिन्न भिन्न होती है। इसलिए इनके पृथक्करण में हम जिसका इस्तेमाल करते हैं मित्रों, वो नारियल चारकोल होता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट बिंदु है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नारियल चारकोल का इस्तेमाल हम अक्रिय गैसों के पृथक्करण में करते हैं। आपको ये याद रखनी है, और ये भी याद रहे तो बड़ी अच्छी बात है कि भिन्न भिन्न तापमानों पर विभिन्न अक्रिय गैसों का अधिशोषण सामर्थ्य अलग अलग होने की वजह से ये नारियल चारकोल द्वारा पृथक कर ली जाती है। अगला हमारा अनुप्रयोग है व्याधियों या रोगों, डिजीज के उपचार में। रोगों के उपचार में मित्रों ध्यान देना, बहुत अच्छी और व्यवहारिक जीवन में हमेशा समझ रखने वाली, काम आने वाली बात है। हम अक्सर कई बीमारियों का इलाज करने के लिए, कुछ रोगों का उपचार करने के लिए मलहम, मरहम या ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। किसका? एक दवाई चोपड़ते। अब वो मलहम करती क्या है? मलहम कीटाणुओं या रोगाणुओं को अधिशोषित कर लेती है। मलहम या दवाई रोगाणुओं को क्या कर लेती है? अपने ऊपर, अपनी सतह पर अधिशोषित करके उन्हें मार देती है। क्या कर देती है? मार देती है और वो रोग ठीक हो जाता है। सामान्यतः स्किन डिजीज, त्वचा की बीमारियों में हम ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, मलहम मरहम लगाते हैं, घाव होने पर लगाते हैं, तो वहां सूक्ष्म रोगाणु संक्रमण पैदा नहीं कर सकते या रोग को आगे बढ़ा नहीं सकते, इसलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मलहम का। कई बार हम सिर दर्द हो या मांसपेशियों में दर्द हो, पेन को कम करने के लिए, रोकने के लिए बाम का इस्तेमाल करते हैं। इसका? झंडू बाम का। ठीक है ना? कोई भी प्रकार का बाम हो उसका इस्तेमाल करते हैं। ये बाम क्या करती है? संबंधित अंग या प्रभावित अंग, रोगग्रस्त अंग, मांसपेशियों वाले भाग पर अधिशोषित होकर के वहां ऊष्मा उत्पन्न करती है
और ये ऊष्मा उस प्रभावित मांसपेशी में रक्त संचार को बढ़ा देती है, जिससे हमारा दर्द गायब हो जाता है, छूमंतर हो जाता है। अगला है मित्रों अनुप्रयोग झाग पल्लवन प्रक्रम में। झाग पल्लवन या फैन पल्लवन प्रक्रम। मित्रों ध्यान देने का, फैन पल्लवन या झाग पल्लवन प्रक्रम में हम चीड़ का तेल या अन्य पदार्थों का झाग कारक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। किसके रूप में उपयोग करते हैं? झाग कारक के रूप में। अब बात समझना ये है, ये चीड़ का तेल या झाग कारक सल्फाइड अयस्कों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर झागों में ले जाते हैं और अशुद्धियां रह जाती है। ध्यान देना मित्रों, चीड़ का तेल या झाग कारक हैं, वो सल्फाइड अयस्क के कणों को तो अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेते हैं झागों में, लेकिन जो अशुद्धियां हैं वो अधिशोषित नहीं होती और वो जल में रह जाती है। तो इस प्रक्रम में भी अधिशोषण हमारे बहुत काम आता, महत्वपूर्ण है। अगला है अधिशोषण सूचक के रूप में, इंडिकेटर के रूप में। अधिशोषण सूचक के रूप में अधिशोषण हुआ या क्रिया हुई या नहीं, अभिक्रिया की पूर्णता, कंप्लीटनेस का पता लगाने के लिए हम सिल्वर हैलाइड, इयोसिन, फ्लूओरेसिन का इस्तेमाल करते हैं। अवक्षेप क्या करता है? अवक्षेप किसी रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बनता है, यदि वो उत्पाद अवक्षेपित हुआ है तो अवक्षेप सिल्वर हैलाइड को, इयोसिन जो एक वर्णक है उसको, फ्लूओरोसिन जो कि एक वर्णक है, इनको अधिशोषित करता है अवक्षेप आने पर। और अवक्षेप का इस बात का सबूत होता है कि अभिक्रिया पूरी होगी। तो अभिक्रिया की या अवक्षेपण की पूर्णता, अंतिम बिंदु पर अवक्षेप इन वर्णकों को अधिशोषित कर विशिष्ट या अभिलाक्षणिक रंग उत्पन्न करता है, जिससे हमें अभिक्रिया की पूर्णता का पता चल जाता है और हम इस तरह इनका अधिशोषण सूचक के रूप में इस्तेमाल करते हैं रसायन विज्ञान में। अगला हमारा अनुप्रयोग है क्रोमेटोग्राफी या वर्णलेखी की विधि में। क्रोमेटोग्राफी में मित्रों, क्रोमेटोग्राफी क्या होती है आप जानते हैं? क्रोमेटोग्राफी, अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं, एक ब्यूरेट जैसी नली में कोई एक अधिशोषक स्तंभ, एल्यूमिना या सिलिका जेल भरते हैं और उसके ऊपर से कोई रंगीन मिश्रण तो बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है उसे डालते हैं। अधिशोषक स्तंभ की एक खासियत होती है कि वो रंगों को उनकी अधिशोषण सामर्थ्य अलग अलग होने की वजह से अलग अलग स्थानों पर सोखता अधिशोषित कर लेता है। इस प्रकार अलग अलग हमारे को बैंड या पट प्राप्त हो जाते हैं, जिन्हें उचित विलायक के मार्फत घोलकर या काटकर पृथक कर लिया जाता है। कुल मिलाकर स्तंभ अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी में अधिशोषण प्रक्रिया का इस्तेमाल अधिशोषक पदार्थ का उपयोग पदार्थों के पृथक्करण में किया जाता है। यानी क्रोमेटोग्राफी का जो मुख्य सिद्धांत है वो अधिशोषण पर आधारित है। ठीक है मित्रों, अगली बात करते हैं कपड़ों या वस्त्रों की रंगाई में। कपड़ों, वस्त्रों या रेशों की रंगाई में मित्रों ध्यान देना होगा, कपड़ों को रंगने के लिए एक विशेष पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं जिसे मोरडेंट या रंग बंधक कहते हैं। जिसे मोरडेंट या रंग बंधक कहते हैं। पुराने सिलेबस में एक कोर्स में था मोरडेंट, और मोरडेंट के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवहारिक जीवन में फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं या सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। मित्रों ध्यान देना, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी और आज के पुराने जमाने में सफेद ऊन के कपड़े, लूकार या पट्टू को लाल रंग प्रदान करने के लिए बंजारे या रंगरेज, फिटकड़ी या H2SO4 तेजाब का उपयोग करते हैं, तेजाब का, अम्ल का, एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का। अब उनको ये जानकारी है, उनकी केमिस्ट्री स्ट्रांग है, उन्हें पता है ये फिटकड़ी एक तरफ रेसे को पकड़ लेगी और दूसरी तरफ रंग के कण को। ध्यान देना, ये मेरा हाथ माना कि फिटकड़ी या मोरडेंट रंग बंधक है, ये रेसे से चिपक जाएगी
रेशे की सतह पर अधिशोषित हो जाएगी और फिर दूसरी ओर रंग के कण को अपने ऊपर अधिशोषित कर लेगी। अब यह रंग फिटकरी की वजह से, रंग बंधक की वजह से स्थायी रूप से रेशे, धागे या कपड़े को रंग प्रदान कर देता है। वो हटता नहीं, यानी पक्का रंग क्या देता है, पक्का रंग प्रदान कर देता है। तो ये फिटकरी अधिशोषक का कार्य करती है। इस प्रकार हम कपड़ों की रंगाई में, रेशों की रंगाई में रंग बंधक के रूप में अधिशोषक पदार्थ फिटकरी का या H2SO4 का या क्रियात्मक समूह वाले किसी पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है मित्रों, अगली बात करते हैं। ये ब्रेड हो गया, कोई बात नहीं। शोधन प्रक्रिया में, शोधन प्रक्रिया यानी क्लींजिंग प्रोसेस में, सामान्यतः आप क्लींजिंग को क्लीनिंग कहते हैं, ड्राई क्लीनिंग। क्लीनिंग का मतलब होता है किसी सतह को स्वच्छ करना, साफ करना, अशुद्धि या गंदगी को हटाना। साबुन और अपमार्जक इस क्रिया में प्रयुक्त किए जाने वाले रसायन या पदार्थ है। ये क्या करते हैं, अपनी सतह पर गंदगी, तेल, मैल को अधिशोषित कर मिसेल या पायस बना लेते हैं और वो जल में प्रवाहित हो जाते हैं। इस प्रकार शोधन क्रिया में जो साबुन और अपमार्जक है वो भी अधिशोषण प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। अगली बात, चलते हैं अगले पृष्ठ पर। हमारे पास अगला अनुप्रयोग है आयन विनिमय रेजिन के निर्माण में। आयन विनिमय रेजिन, मित्रों ध्यान देना, जिन गांवों में या ग्रामीण क्षेत्रों में लवणीय पानी होता है, जिसको हम सामान्य खारा पानी कहते हैं, उस खारे पानी को मीठा करने में सरकार ने पहले एक योजना चलाई थी और खारा लवणीय जल वो मृदु जल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए एक रसायन का इस्तेमाल करते हैं जिसको रेजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिन। उसको हम जियोलाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जियोलाइट। जियोलाइट हम अगले इसी पाठ में टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, जिसको आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक भी कहते हैं। तो उनकी खासियत ये होती है कि वो जल में प्रेजेंट लवणों को, लवण के आयनों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेते हैं, जल से हटा लेते हैं और जल का विलवणीकरण हो जाता है। तो जल को मीठा करने में या मृदुकरण करने में भी अधिशोषकों का उपयोग किया जाता है। अगली बात, पेट्रोलियम शोधन में भूमि से प्राप्त जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो कई हाइड्रोकार्बनों के घटकों के समूह होते हैं। इन पेट्रोलियम पदार्थों का अलग अलग गुण वाले यौगिकों में पृथक्करण के लिए या शोधन करने के लिए सिलिका जेल का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, सिलिका जेल का। और या हम इनको केवल रेजिन भी कहते हैं या इन्हें जियोलाइट भी कह देते हैं। मित्रों इन शब्दों को जो एग्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने का। इस प्रकार से पेट्रोलियम के शोधन में, परिशोधन में सिलिका जेल का इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग घटक अपनी अधिशोषण सामर्थ्य के अनुसार अधिशोषित हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। मित्रों इस प्रकार हमारा एडसॉर्प्शन, अधिशोषण वाला टॉपिक आज यहां कंप्लीट हो जाता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, लेकिन तब तक ये बातें आप याद कीजिएगा, इनको नोट कीजिएगा। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड देन सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहो।